यूपी योद्धाओं तो हो जाओ तैयार, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th केमिस्ट्री का एक ऐसा क्लास जो आपको केमिस्ट्री में कराएगा 70 में 69 पार। क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जा रहे हैं 7 मार्च को क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देने। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आया हूं, ऐसे ही आपको 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देखने को मिलेगा। तो 7 मार्च को अगर आप भी केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को देख के जाना। इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि इस बार केमिस्ट्री में हम 70 में 69 लेकर आए। ठीक है, और ये पेपर जो मैं इस क्लास में बताने वाला हूं ये एक वायरल पेपर है। ठीक है, ऐसे ही आपको 7 मार्च को पेपर देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन, देखिए ये आपका जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन, जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन, ठीक है 3 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे पेपर का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। और इतना ही नहीं, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन है, इसको भी मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ये भी आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन है। देखिए एथिल अल्कोहल बनाने की विधि हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। एक और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, इसको भी मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। यानी कि कम से कम 20-25 पेज और पूरा सॉल्यूशन मैं इस क्लास में कराने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन ये केमिस्ट्री का वीडियो अगर आप देख कर गए तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर से इस बार आने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही क्लासेज आपको मिलती रहें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पेपर आपका रहेगा, पेपर कोड साइड में, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 का रहेगा। पूरा पेपर मैं सॉल्व बताऊंगा आपको, विस्तृत उत्तरीय तक सारा सॉल्यूशन अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ये जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है ये हमेशा आते रहते हैं, यानी कि ये पेपर मैं जब एग्जाम होता है उसके 2-3 दिन पहले प्रोवाइड करा देता हूं। देखिए कुछ नोट है कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, सारे प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। देखो सभी प्रश्न अनिवार्य है। गणनात्मक प्रश्नों के गणना के समस्त पढ़ लिखिए, मतलब जहां पे कैलकुलेशन आपको करना है वहां पे आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी देना है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, इसमें रिएक्शंस तो रहेंगे ही रहेंगे। सबसे पहले आते हैं एक नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर के 6 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, पूरे पैसेंस के साथ फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना इस क्लास को। देखो इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उससे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन रहता है इसमें ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शंस है वो दिए जाते हैं। देखो क्या है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, इसमें से कौन सा मेटल है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है? तो इन तीनों में से जो एल्यूमिनियम है ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। खा देखो शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? प्योर वाटर की मोलरिटी मैंने पहले ही बताया 55.56। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गा देखो निम्न में कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित हो जाएगा? वो है एल्यूमिना, Al2O3। इन चारों में से जो Al2O3 है ये हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएगा। घा देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में क्या संबंध होता है? बताइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में संबंध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, K = 0.6932/T½ ये रिलेशन होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में। ठीक है, अंगा नंबर देखो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, टेंशन फ्री रहिए। देखो अंगा नंबर, नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन को और किस नाम से जानते हैं बताइए? फर्स्ट है कसीस का तेल, सेकंड है मिर्वेन का तेल, थर्ड है सिनेमन ऑयल, फोर्थ है विंटर ग्रीन का तेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मिर्वेन का तेल। नाइट्रोबेंजीन जो आपका होता है C6H5NO2, इसको हम मिर्वेन का तेल भी बोलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, यौगिक का युग्म जिसमें दोनों यौगिक टॉलन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं, मतलब इसमें 2 यौगिक का ऐसा कौन सा जोड़ा है जो टॉलन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं? तो वो आपका है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। तो ये आपके 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर के 6 नंबर आपको मिलेगा। ये कोई पहली क्लास नहीं है, मैंने आपको पहले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लासेस, मतलब पूरे केमिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको मैं एक ही वीडियो में बता चुका हूं। तो आप लोग सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। अब चलते हैं 2-2 नंबर वाले जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उनको देखते हैं।
देखिए स्टूडेंट, दो दो नंबर वाले में जो दूसरे का है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, रेडॉक्स विभव। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब रेडॉक्स विभव क्या होगा, देखो ये रेडॉक्स विभव, जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। ठीक है, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है तो उसमें एक पोटेंशियल जनरेट होता है, एक विभव जनरेट होता है, उसी को ही हम रेडॉक्स विभव कहते हैं। तो वही तो मैंने बताया, जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को ही हम रेडॉक्स विभव कहते हैं। बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खा वाला देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है और इसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल अक्सर आपके केमिस्ट्री के पेपर में आते हैं। ठीक है, देखिए क्या है न्यूमेरिकल, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारा। मैं दो दो नंबर, तीन तीन नंबर, जो भी है पांच पांच नंबर सबको सॉल्व कराऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, खा वाला देखो, एक विलयन में 40 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को 50 ml जल में घोला गया है। इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। मतलब एक विलयन है जिसमें 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 50 ml जल में घोला गया है, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता आपको निकालनी है। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसमें इसका अणुभार दिया रहता है। जैसे Na है, इसका अणुभार होता है 23, सबको पता होगा सोडियम का 23 होता है। ठीक है, और सॉरी कॉमा लगा दीजिएगा। जो O है इसका सबको पता है कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 16 जिसको बोलते हैं। और जो हाइड्रोजन है इसका 1 होता है। ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, शायद इसमें नहीं दिया, लेकिन आपको याद तो रखना ही है। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखो एक विलयन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 50 ml जल में घोला गया है। तो बताइए इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है। देखो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये विलेय होगा क्योंकि ये 50 ml जल है, ये 50 से कम है। ठीक है, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है, क्योंकि विलयन के दो घटक होते हैं। तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसको विलेय माना जाएगा क्योंकि इसकी मात्रा कम है, और जो 50 ml जल है इसको विलायक माना जाएगा क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है। तो हमें विलेय का भार दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, विलेय का भार हमें दिया गया है। ये कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 40 ग्राम। 40 ग्राम। अब यहां से हम विलेय का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। विलेय क्या है, देखो विलेय है NaOH, देखो 40 ग्राम NaOH, तो विलेय का अणुभार, विलेय ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं NaOH। ठीक है, इसका अणुभार, अणुभार तो मैंने अभी बताया भैया, क्या कीजिए आप सोडियम का अणुभार जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबको जोड़ दीजिए। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल मिलाकर कितना हुआ 23 16 39 और एक 40 टोटल आपका हो गया। ये विलेय का अणुभार आ गया। इसको मैंने क्यों निकाला, क्योंकि देखो आपको अगर मोलरता निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। तो पहले विलेय के मोलों की संख्या निकालना होगा, तो यहां से हम विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, ये कितना है, इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, इसीलिए मैंने अणुभार निकाला। ठीक है, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको दोनों पता होना चाहिए। तो विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर देना है हमको। देखो विलेय का भार आपका है 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम और अनुभार भी 40 है। बाई चांस देखो दोनों 40 हैं तो 40 कैंसिल, बचा क्या, 1 बचा। तो 1 मोल आपका आ गया विलेय के मोलों की संख्या। ये तो निकल गया विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, ये आ गया। अब विलयन का आयतन भी पता होना चाहिए अगर आपको मोलरता निकालना है। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, विलयन का आयतन 50 ml जल है। ठीक है, तो यहां पे विलयन का आयतन देखो, यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो यहां पे जो आपका जल था वो 500 ml था, इसको 500 कर दीजिएगा। ठीक है, 500 कर दीजिएगा क्योंकि 500 ml जल है, 50 ml नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट था। ठीक, तो 50 भी आता है तो भी हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन 500 कर दीजिएगा। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, देखो
हमें जो दिया गया है 500 ml दिया गया है, मिलीलीटर दिया गया है 500 ml। इसको लीटर में पहले बदल लो। लीटर में कैसे बदलोगे, देखो 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर होता है, 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर। तो इसको अगर लीटर में बदलना है तो 1000 से आपको भाग देना होगा। लो मैंने दे दिया, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये 5/10 हो गया। इसको भी कैंसिल करेंगे 5/10 को, तो कितना आएगा, या ऐसे डिवाइड कर दो आप डायरेक्ट। देखो 10 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 को 10 से, तो 0.105 जा 0.5 आपका आएगा, 0.5। अब ये लीटर में आएगा, किसमें, लीटर में। ये विलयन का आयतन हो गया, मतलब वहां पे 500 कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, विलयन का आयतन। अब हम मोलरता का फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा मोलरता आ जाएगा, क्योंकि मोलरता इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। तो यहां पे लिखेंगे विलयन की मोलरता निकाल लेंगे, ठीक है, विलयन की मोलरता इक्वल टू फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन, ठीक है, आयतन लीटर में, लीटर में। तो देखो अब हम फॉर्मूले पर रख देंगे, विलेय के मोलों की संख्या भी हमने निकाली है। ऊपर देखो इस फॉर्मूले को याद रखना, विलेय के मोलों की संख्या 1 है और विलयन का आयतन 0.5 है। तो यहां पे लिखेंगे 1 विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन लीटर में कितना है, 0.5, ठीक है। कट करो भैया, कट करोगे कितना आएगा, 1 को 0.5 से कट करोगे तो 2 आएगा, या आप ऊपर 10 से गुणा नीचे 10 से गुणा कर दो, हो जाएगा। देखो इसको 10 से गुणा कर दिया, इसको भी 10 से गुणा कर दिया, तो ऊपर 10 बटा नीचे ये दशमलव हट जाएगा, 5 हो जाएगा, कट करोगे 2 आएगा। ऐसे भी आप इजी करके कर सकते हो। तो 2 मोल ये हमारा आया विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा आ गया 2m, ठीक है, ये हमारा, या मोल प्रति लीटर भी आप लिख सकते हैं m के जगह पर, ठीक है। मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होता है, तो आप मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमारा आंसर, अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मलता भी निकालनी है। ऊपर देखो, थोड़ा सा ध्यान देना क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में आपका है कि मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। अब मोलरता हमारी 2mi है, तो नॉर्मलता भी 2m ही होगी, क्योंकि NaOH विलयन की मोलरता एवं नॉर्मलता समान होंगी। लिख दो ऐसे, NaOH विलयन की मोलरता एवं नॉर्मलता समान होंगी, ठीक है, समान होंगी। क्यों, क्योंकि इनका जो तुल्यांकी भार एवं अणुभार समान है, क्योंकि इसका तुल्यांकी भार, ठीक है, तुल्यांकी भार एवं अणुभार समान है, तो जितनी मोलरता होगी उतनी ही नॉर्मलता भी होगी, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो भार और अणुभार दोनों समान है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मलता एवं मोलरता आपका दोनों यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, 2 मोल प्रति लीटर हमारा आंसर आ गया। गा देखो, गा क्वेश्चन है, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु ये वायु और जल में अस्थायी है, क्यों। मतलब कहा जा रहा है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु ये जल एवं वायु में अस्थायी क्यों है। देखो इसका रीजन देखो, मैं बता दे रहा हूं। यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु ये वायु और जल में अस्थायी है, क्यों। क्योंकि ये गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती है, इसीलिए यह अस्थायी है।
घा देखो, वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर बताइए, इसको भी मैं बता देता हूं। देखो, वेग स्थिरांक अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता पर होने वाली अभिक्रिया की गति को कहते हैं। मतलब वेग स्थिरांक जो है वो अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता पर होने वाली अभिक्रिया की जो गति होती है उसको वेग स्थिरांक कहते हैं। जबकि साम्य स्थिरांक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा विपरीत क्रिया के साम्य स्थिरांक का अनुपात होता है। तो ये आपको याद रखना है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आता बट आता है, और अभी जो मैं लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा वो सबसे ज्यादा आता है। तो ये हमारा काखा गघा करके 4 क्वेश्चन था, 2-2 नंबर का, 8 नंबर आपका कंप्लीट। लेकिन अभी अतलग उत्तरीय और है, ये तीसरा क्वेश्चन जो है काखा गघा, इसमें भी 4 अतलग उत्तरीय प्रश्न है। देखो, फर्स्ट है राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, दोनों आपको बतानी है। तो लिख देते हैं हम लोग राउल्ट का नियम, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। देखो, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखो यहां पे P माइनस PS अपान P इक्वल टू N1 अपान N1 प्लस N2, ठीक है। जहां P क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, PS है विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है, क्योंकि विलेय का मोल प्रभाज होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो N1 है विलेय के मोलों की संख्या, N1 है विलेय के मोलों की संख्या और N2 है विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। तो अगर आपको विलेय का मोल प्रभार निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर लिखना है, फिर नीचे विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या लिखना है। तो क्या कहा गया कि किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये मोल प्रभाज के बराबर है क्योंकि ये मोल प्रभाज का फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पे P है विलायक का वाष्प दाब, PS है विलयन का वाष्प दाब, N1 है विलेय के मोलों की संख्या, N2 है विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। और हमें यहां पे राउल्ट के नियम की सीमाएं भी लिखनी है, तो सीमाएं भी बता देता हूं मैं। ये देखिए सीमा, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, देखो फर्स्ट है राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। मतलब राउल्ट का नियम जो है ये तनु विलयनों के लिए लागू होता है जो पतले विलयन होते हैं, ठीक है। सांद्र विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। दूसरा, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। मतलब ये जो राउल्ट का नियम है ये अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर ही लागू होगा। तीसरा, वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जो विद्युत अपघट्य होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनके विलयन पर, इनके सॉल्यूशन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। चौथा, जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है। पूरी तरह जो संगुणित हो जाए उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो ये कुछ सीमाएं हैं। देखो पूरे पेपर को हमें सॉल्व करना है, थोड़ा तेजी से मैं चलूंगा, ये समझ लीजिए आपका रिवीजन है, क्योंकि इसको मैं आपको ऑलरेडी सबको बता चुका हूं। राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, हेनरी का नियम, जो भी है सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। मैंने अभी एक मैराथन क्लास भी आपको प्रोवाइड कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खा वाला, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखो, 2 नंबर। देखो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है। देखो ये फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, वैसे इन्होंने 2 नियम दिए थे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बट आपको प्रथम नियम लिखना है तो हम प्रथम ही लिखेंगे। देखो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होते हैं। मतलब किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित जो पदार्थ की मात्रा होती है वो विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। देखो W समानुपाती Q, W है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा और Q है आवेश, ठीक है। तो ये इसके समानुपाती होती है। अब चूंकि Q इक्वल टू IT होता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, आवेश जो है वो IT के बराबर होता है समय और धारा के, ठीक है। तो यहां पे Q के जगह पर IT मैंने रख दिया, W इक्वल टू W अनुक्रमानुपाती IT। अब जब इस अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक स्थिरांक जुड़ेगा, वो Z होगा, ठीक है। वेग स्थिरांक एक कांस्टेंट जुड़ेगा, ZIT हो जाएगा। Z क्या है, ये समानुपाती स्थिरांक है या विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। मतलब आपको फैराडे के प्रथम नियम में समझना है कि इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है, पदार्थ की मात्रा होती है, वो विद्युत अपघट्यों में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है।
अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे आंसर के साथ, फिर हम चलेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का आंसर देखने। ध्यान से समझना। देखो गा Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी है, क्यों? ये हमारे डी एंड या ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन है और मैंने इसको पहले भी बता दिया। अगर आप लोग सर्च करोगे 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, तो आपको ये क्लास मिल जाएगी। इसको बिना देखे आपको नहीं रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिगेंड्स क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर का क्वेश्चन, मतलब लिगेंड्स क्या होते हैं, इसके प्रकार भी पढ़ लेना, एक दंतुर, द्विदंतुर और उभय दंतुर लिगेंड, ठीक है, और उदाहरण भी बताना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 8 नंबर के यहां पे भी आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, यानी कि 16 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न, 8 ऊपर 8 नीचे। इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे आंसर, बाकी हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का भी आंसर देखेंगे, ठीक है। देखो 4 का संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन क्यों करते हैं, 3 नंबर का। ये 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, इनको ध्यान रखना है। खा नाइट्रोबेंजीन की NO2 समूह तथा बेंजीन वलय की एक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, 3 नंबर। गा कोलरॉस का नियम समझाइए तथा इसके 2 अनुप्रयोग भी लिखिए। कोलरॉस का नियम मैं समझा देता हूं यहां पे। कोलरॉस का नियम मैं पहले भी बता चुका हूं। कोलरॉस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता जो होती है लैम्डा m, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। मतलब जो विद्युत अपघट्य होता है वो धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो H+Cl- आयन से बना होगा। तो जो किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है वो अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं का योग होगी। मतलब जो विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है वो उसमें जो धनायन और ऋणायन है उनके मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। जैसे देखो लैम्डा m, ये अनंत इनफाइनाइट का चिन्ह है, यानी कि अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है किसकी, HCl की। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक विद्युत अपघट्य है। ये किसके बराबर होगी, ये हाइड्रोजन इसके H+ आयन की मोलर चालकता और Cl- आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। इसी को बोलते हैं कोलरॉस का नियम, ठीक है। हो गया ये भी हमारा। गा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर लिखिए, लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन 10 नंबर जैव अणु। तो यहां पे 3-3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन थे, 12 नंबर आपको इसके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5वें का देखो, एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़कर 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। भैया ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, R आपको दिया गया है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये 4 नंबर में है। खा एक दंतुर, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगेंड क्या है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। ये आपको जरूर पढ़ लेना, मैंने अभी पहले ही बताया कि लिगेंड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, इसको पढ़ लेना, आएगा क्वेश्चन। गा सिस समावेता और ट्रांस समावेता की परिभाषा लिखिए, 4 नंबर। घा एथेनॉल बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथेनॉल से मेथेनॉल को कैसे आप लोग बनाएंगे, ठीक है, मतलब एथेनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया का आपको वर्णन करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एथेनॉल बनाने की जो विधि है तो इसको भी आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है। ये विस्तृत प्रश्नों में भी आता है, वैसे मैं यहां पे बता देता हूं एथेनॉल बनाने की विधि को, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रयोगशाला में एथेनॉल हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो एथिल अल्कोहल, इसी को एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, ये सिंपल नेम है, ये IUPAC नेम है। तो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बनाने की विधि, देखो इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब आ गया है एग्जाम सर पर है तो आपको बताना एक बार जरूरी समझते हैं हम, ठीक है। देखो एथिल अल्कोहल बनाने के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती है। 3 विधियों द्वारा हम इसको बनाते हैं। फर्स्ट है एथिलीन से, सेकंड है एसिटिलीन से, थर्ड है किण्वन से। इन 3 विधियों द्वारा हम एथिल अल्कोहल या एथेनॉल को बहुत ही इजीली बना सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले एथिलीन से, एथिलीन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट या एथिल सल्फेट बनता है, जो जल अपघटन करने पर एथिल अल्कोहल देता है। 2-3 स्टेप में ये प्रोसेस होगा। देखो ये आपका एथिलीन है, CH2, इसको C2H4 भी बोलते हैं, ये एथिलीन है। इसकी पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे 80 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च दाब पर, तो हमारा बनेगा देखो CH3CH2HSO4, ये बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। देखो यहां से CH3, अब देखो ये बैलेंस है रिएक्शन की नहीं, 1
2 कार्बन, इधर भी 1 और 1 2 कार्बन, इधर हाइड्रोजन 2 2 4 2 6, इधर भी 3 2 5 1 6 है। SO4 यहाँ पे भी, SO4 यहाँ पे भी। तो जब पहले स्टेप में एथिलीन की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च दाब पर तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अपक्रिया हम फिर से एथिलीन से कराएंगे। देखो ये आपका जो बना था इसको लिया और ये एथिलीन लिया, फिर से मैंने कराया तो हमारा एथिल सल्फेट बना। ठीक है, देखो ये CH3 और CH3 का होल ट्वाइस, CH2 का होल ट्वाइस, SO4 हमारा बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एथिल सल्फेट जो बना है इसका जल अपघटन कराएंगे, H2O से रिएक्शन कराएंगे, गर्म करेंगे तो हमारा एथिल अल्कोहल बन जाएगा। देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, ऊपर वाला देखिए बैलेंस है कि नहीं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इधर भी 1 और 1 2, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 2 8 2 10, इधर भी 3 2 5 का 2 से गुणा करेंगे 10, SO4 है, SO4 यहाँ पे भी है। ठीक है, इधर देखिए फिर से हमने एथिल अल्कोहल एथिल सल्फेट की अपक्रिया जल से कराया, गर्म किया इसको तो एथिल अल्कोहल बना और H2SO4 बन जाएगा। इधर भी रिएक्शन आपका बैलेंस है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पहली विधि थी एथिल अल्कोहल बनाने की, ये रिवीजन में करा रहा हूं, मैंने बताया आपको कि पहले भी मैं इसको आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो एसिटिलीन से कैसे बनाएंगे। देखो एसिटिलीन पर HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट या H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की अपक्रिया कराने पर एसिटल्डिहाइड बनता है, जिसके अपचयन से एथिल अल्कोहल बनता है। ये भी 2 प्रोसेस में होगा। देखो पहले मैंने एसिटिलीन लिया, इसका फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH या C2H2, इसकी अपक्रिया जल से हमने कराई। ठीक है, HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बना CH3CHO। देखो यहां से CH3CHO, देखो C हो गया आपका 1, H आपका 1 1 2 1 3 हो गया, CH3 हो गया, 1 C यहां से ले लिया, H यहां पे 1 बचा था वो हो गया। देखो रिएक्शन बैलेंस है, कार्बन 2, इधर भी 1 और 1 2, हाइड्रोजन 2 1 2 4, इधर भी 3 1 4, इधर ऑक्सीजन 1 इधर भी 1। तो पहले एसिटिलीन की अपक्रिया जब जल से कराएंगे तो भैया एसिटल्डिहाइड बनेगा। फिर आपका एसिटल्डिहाइड जो है इसकी हम 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराएंगे, अपचयन कराएंगे H2 और Na की उपस्थिति में, तो हमारा एथिल अल्कोहल बन जाएगा। देखो यही चीज बदल गया एथिल अल्कोहल में, बस हो गया, ये भी हमारा हो गया। देखो कैसे बदला, ये CH3 आपका CH3 था, यहां से C और H2 को C ने ले लिया, भैया अपचयन हो रहा है तो CH2 हो गया, O और H मिलकर OH बन गया, बस हो गया दूसरी विधि। तीसरा किण्वन, शर्करा किण्वन से, शर्करा अथवा स्टार्च युक्त विलयनों के किण्वन से एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। उदाहरण देखो, गन्ने के शर्करा विलयन से जौ गेहूं मक्का इत्यादि में उपस्थित स्टार्च के किण्वन से भी हम इसको जनरेट करते हैं। बस ये भी हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया ताकि प्रॉब्लम आपको ना हो 6 ये घा वाला। तो 4 नंबर के यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, 16 नंबर आपको मिलेगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 का लकड़ी के भंजक आसवन से एथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, सभी अपक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा समझा दो। नहीं पता अथवा लगा रहेगा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपको हर एक क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेगा, एक ही करना होगा, या आप इसको कर सकते हैं निम्नलिखित को समझाइए, इसको मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, टेंशन मत लेना, इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहला, एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, इसको समझाओ। दूसरा, पावर एल्कोहल क्या है, उसका उपयोग क्या है। तीसरा, फिनॉल अम्लीय क्या होते हैं। तीनों को समझाओ तब 5 नंबर मिलेगा। जैसे ये 2 ये 2 ये 1 ऐसे करके दिया जाएगा। देखो सबसे पहले ये वही क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए। एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इसकी विलेयता घटती है, इसको मैं पहले समझाता हूं। देखो एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इसकी विलेयता घटती है, क्यों। देखो रीजन यही आपको ब्लू वाला लिखना है, क्योंकि एल्किल समूह, देखो ये एल्कोहल है आपका CH3OH, इसमें एल्किल समूह होता है, जैसे CH3 है ये एल्किल है, अब ये मेथिल है ये एथिल है, इसी को एल्किल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं। एल्किल समूह जो होते हैं अल्कोहल में ये जल विरोधी होते हैं, मतलब ये जल का विरोध करते हैं। ठीक है, जल में विलय नहीं होते तथा जल में अविलेय हैं। एल्किल समूह जल में अविलेय हैं। निम्न एल्कोहल में एल्किल समूह छोटा होता है, जैसे यहाँ पे मेथिल है तो इसमें एक ही एल्किल समूह है तो ये छोटा है, और ये अब बढ़ता जा रहा है, इसमें ये 2 एल्किल समूह इसमें है भैया तो बढ़ गया। फिर आगे जाओगे C3H7OH, इसमें 3 होंगे। तो जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ेगा विलेयता घटेगी, क्यों, क्योंकि एल्किल जो होता है ये जल विरोधी होता है। देखो क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं तथा जल में अविलेय हैं। निम्न एल्कोहल में एल्किल समूह छोटा होता है तथा एल्कोहल का OH समूह अणु को जल में विलय बनाने में प्रभावी होता है। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, उच्च अणुभार के एल्कोहलों में एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति, OH समूह की जल विरोधी प्रकृति, OH
गैस समूह की जल स्नेही प्रकृति पर प्रभावी हो जाती है, इसलिए विलेयता घटती है। मतलब जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा विलेयता घटेगी, क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं। बस हो गया। दूसरा, पावर अल्कोहल क्या है, उसका उपयोग क्या है, इसको भी देखते हैं। देखो दूसरा, परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाती है। पेट्रोल प्लस औद्योगिक अल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह मिश्रण पावर अल्कोहल कहलाता है। मतलब पेट्रोल, औद्योगिक अल्कोहल और बेंजीन, इसका यूज मोटर ईंधन के रूप में करते हैं, इसी को ही पावर अल्कोहल कहते हैं। बस हो गया। तीसरा, फिनॉल अम्लीय के होते हैं। जो फिनॉल है वो अम्लीय के होते हैं। देखो फिनॉल को जल में घोलने पर यह H+ आयन तथा फिनॉक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, इसलिए फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। देखो ये फिनॉल है हमारा, इसको मैंने जल में घोल दिया तो ये फिनॉक्साइड आयन देगा और हाइड्रोनियम आयन देगा। ठीक है, तो इसीलिए फिनॉल अम्लीय होंगे। ठीक, यही रीजन है। ये रिएक्शन दे देना अगर आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी हमारा विस्तृत तरीके प्रश्न हो गया। अभी और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शंस भी आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखो। देखो आपको केवल केमिकल रिएक्शन देना होता है। सबसे पहले समझिए एक एक को। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट है, एथिल अल्कोहल भिन्न ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो क्या बनेगा। आपको रिएक्टेंट दिया गया है, मतलब एथिल अल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या बनेगा। आपको प्रोडक्ट बताना है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन बताना है, एक एक नंबर। ठीक है, थ्योरी मत लिखिएगा। दूसरा, क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा। तीसरा, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल, ये नीचे वाला क्वेश्चन इसमें आ गया है कैसे प्राप्त करोगे का, तो ये दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया है ये यहां पे होना चाहिए। फास्फोरस अम्ल को गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा। ठीक है, इसको नीचे कर देना। चौथा, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर PCl5 से क्रिया करता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। पांचवा, गन्ने की शंकर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है तो क्या होगा। तो यहां पे 5 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, और इसका केमिकल रिएक्शन आपको देना है, 5 नंबर मिल जाएगा। नहीं पता तो अथवा लगा है। कैसे प्राप्त करोगे के भी रिएक्शन आते हैं। मैंने आपको दोनों टाइप्स के रिएक्शन बताया, अगर आप लोग सर्च करेंगे क्या होता है जब, इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चरर आपको क्लास मिल जाएगा। कैसे प्राप्त करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर आपको क्लास मिल जाएगा, हो जाएगा। इसको देखो, इसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दिए रहते हैं। कैसे प्राप्त करोगे, एसिटिक अम्ल से एथिलेमिन कैसे बनाओगे, आपको दोनों दिए हैं, सिर्फ बीच का प्रोसेस बताना है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, कौन सा उत्प्रेरक होगा, ये सब आपको बताना है। दूसरा, फास्फोरस अम्ल को गर्म किया जाता है, ये ऊपर का क्वेश्चन है। एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, ये इसकी जगह होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, अमोनियम एसीटेट से एथिलेमिन, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, बेंजीन से DDT, ये सब बनाना आपको आना चाहिए। 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन भैया 20 नंबर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 7 का देखो, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए। इसकी सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। 5 नंबर, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड HCHO कैसे बनाओगे। देखो ध्यान देना, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाना सिखा रहे हैं, यही क्वेश्चन मैंने लिखा है। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए। इसकी सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। तो पहले ये जानते हैं कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे कैसे। देखो, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाना, मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। मतलब आप लोग मेथिल अल्कोहल ले लो, उसका ऑक्सीकरण करा दो, उत्प्रेरित ऑक्सीकरण, और आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। ये हमने लिया मेथिल अल्कोहल, इसके 2 मॉलिक्यूल लिया, इसी को मेथेनॉल भी बोलते हैं IUPAC नेम में। इसका ऑक्सीकरण हम करा रहे हैं, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, प्लेटिनम और 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर चूर्ण के साथ इसका ऑक्सीकरण हम करा रहे हैं। तो देखो यहां से HCHO आपका निकल गया 2 मॉलिक्यूल, और H2O जल निकल जाएगा। देखो रिएक्शन बैलेंस है, कार्बन 2, इधर भी आपका 1 और 1 2, ठीक है, 2 का गुणा होगा। हाइड्रोजन 3 का 2 से गुणा 6, 2 8, इधर भी 1 1 2 और 4 4 8, यानी कि 1 1 2, 2 का 2 से गुणा 4 और 4 8। ठीक है, ऑक्सीजन 2 2 4, इधर भी 2 2 4। ठीक है, बस हो गया, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक, तो मेथिल अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड आपका बन गया। मतलब मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे। उत्प्रेरित ऑक्सीकरण का मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण कराएंगे। ठीक है, इसको उत्प्रेरित ऑक्सीकरण बोलेंगे। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, हमें इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को भी लिखना है। तो देखो
सांद्र NaOH के साथ अब क्रिया करेगा जब फॉर्मेल्डिहाइड, तो क्या बनेगा? देखो, फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के सांद्र विलयन से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। देखो, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से मैंने कराई तो मेथिल अल्कोहल हमारा बन गया। देखो यहां से C हो गया, H3 3 H हमने ले लिया, OH हो गया, और H यहां से ले लिया, C ले लिया, OONA मिलाकर सोडियम फॉर्मेट बन गया। देखो रिएक्शन बैलेंस होगा, हाइड्रोजन 2 2 4 1 5 है, इधर भी 3 1 4 1 5 है, कार्बन कितना है 2, इधर भी है 1 और 1 2, ऑक्सीजन कितना है 2 1 3, इधर भी 1 और 2 3 है। ठीक है, बाकी सोडियम 1 है, इधर भी 1 है, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। ठीक, तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। दूसरा, अमोनिया से अपक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया के साथ अपक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है, जिसको हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। कभी कभी आता है अमोनिया से यूरोट्रोपिन, तो आप यही लिख दीजिएगा। देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके 6 मॉलिक्यूल लेंगे क्योंकि हमें हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाना है, तो 6 मॉलिक्यूल। अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल ले लिया, रिएक्शन कराया तो हमारा CH2 का 6 और N4 बना, इसको हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बोलेंगे और जल बना। यही हो जाएगा अमोनिया से रिएक्शन। ये याद रखिएगा, ये रिएक्शन मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन और बता देता हूं, कभी कभी आता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपक्रिया HCN। देखो फॉर्मेल्डिहाइड HCN के साथ अपक्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाता है। देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, HCN से क्रिया हुई तो HCH तो आपका हो गया OH मिलकर OH बन गया, CN बन गया, वही सेम लिखा है, बस OH को मैंने ब्रैकेट में कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। फॉर्मेल्डिहाइड की HCN से क्रिया कराएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा, बस हो गया। इतना जानकारी बहुत है। ठीक, ये रिवीजन क्लास समझ लो क्योंकि एग्जाम आ गया है, अब आपको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। इसमें देखिए अथवा लगा है, प्रयोगशाला में नहीं पता है तो अथवा लगा है। प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटाल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण भी दीजिए, इसके कुछ प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए, 5 नंबर। खा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए, 5 नंबर। अथवा लगा है। एमिनो अम्ल क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उदाहरण द्वारा समझाइए, 5 नंबर। ठीक है, टोटल पेपर हमारा ये फिनिश हो चुका है। हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 नंबर का जोड़ते जाओ, 6 नंबर का बहुविकल्पीय और 8 नंबर करके 2 बार आते लघु उत्तरीय प्रश्न था, फिर एक 12 नंबर का लघु उत्तरीय, फिर 16 नंबर का लघु उत्तरीय, फिर आपका 20 नंबर का विस्तृत उत्तरीय। टोटल जोड़ो 16 12 28 28 8 36 36 8 44 44 6 50 20 70 नंबर का टोटल पेपर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही पेपर आएगा। इस पेपर को मैंने सॉल्यूशन के साथ बताया, इसमें मैंने जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताए हैं उसको तो कंप्लीट करके ही जाइएगा क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना